नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सरान शरीफ ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है वायु बैच की शुरुआत हो चुकी है 1 दिसंबर से, और आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है जनरल नॉलेज का, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट रेलेवेंट पीवाईक्यूज और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एफकेट 2026 के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और पहली क्लास आप सभी जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने ले रखी है, जिसमें 30 क्वेश्चन वहां पे भी सॉल्व कराए हैं, और आज हमारा सेकंड लेक्चर है, यहां पे भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वादे के मुताबिक मेरे द्वारा कराए जाएंगे 810 क्वेश्चन, 810 क्वेश्चंस हम लोग यहां पे कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के ऐप पे जाके आप चैप्टर वाइज या फिर आप सब्जेक्ट वाइज जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उस ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे प्ले स्टोर पे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे पिन कर दिया जाएगा। वहीं से ही यहाँ पे पढ़ाई गई पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल्स की बात है ना। बाकी चलते हैं हम लोग मेन अपने कंटेंट पे। सोशल मीडिया पे से दूर रहिए जितना हो सके, 2 महीने का समय और है आपका, है ना। आपको पढ़ाई करनी है, 6 से 8, 8:30 तक का डेडिकेटेड टाइम आपको देना है, अपनी कंसिस्टेंसी 2 महीने तक बना के रखनी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक पाए, अगर आपने ईमानदारी से इस वायु बैच को जो है पढ़ा है, देखा है, कंसिस्टेंसी रखी है, ठीक है। चलिए आते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाई, भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व है ये पूछा गया है किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये 1946 में आया था, 1946 में आया था, और इसके जो चेयरमैन थे, इसको जो हेड करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ध्यान रखिएगा, इस कैबिनेट मिशन प्लान में टोटल जो मेंबर्स थे वो 3 मेंबर थे, जिसमें से एक व्यक्ति हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे व्यक्ति हैं एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे व्यक्ति हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वॉज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। और ध्यान रखिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कैबिनेट मिशन है इसकी वजह से ही स्टैब्लिश हुई थी क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश करी गई थी, इसी कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशन की वजह से ही, जिसने हमारे भारतीय संविधान को लिखा भी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय दी, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था। भारतीय संविधान को क्या गवर्नर जनरल ने अपनाया था, या ब्रिटिश संसद ने अपनाया था, या संवैधानिक सभा ने अपनाया था, या फिर भारतीय संसद ने अपनाया था। तो बताइए भाई, हमारे भारतीय संविधान जो तैयार हुआ था, भारत का संविधान, उसको अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। पूछा जा सकता है कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ, इसे अडॉप्ट कब किया गया, कब ये बनकर तैयार हो गया था। तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। पूछा जाए कि इसी संविधान को इंप्लीमेंट कब किया गया, तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को इसे इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। पूछा जाए टोटल समय कितना लगा इस संविधान को बनने में, तो याद रखिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का पूरा समय लगा इस संविधान को तैयार करने में। क्लियर है ये चीज। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है ना। दीज आर द मोस्ट रेलेवेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एफकेट ही नहीं, कई सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और इन्हीं के माध्यम से ही हम अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी करेंगे। चलिए
नेक्स्ट आते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, भारतीय संवैधानिक सभा की पहली बैठक पूछा गया है कि कब हुई थी। तो संवैधानिक सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9th of दिसंबर 1946 को। और जब ये संवैधानिक सभा की बैठक हुई इस दिन, तो इस दौरान पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में इस संवैधानिक सभा के कौन चुने गए, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो व्यक्ति हैं, ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हालांकि ये सिर्फ एक दिन के लिए चुने गए थे, लेकिन इसी की अगली बैठक जो होती है 9 दिसंबर के बाद, वो होती है 11th of दिसंबर 1946 में, जिसके प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे 11 दिसंबर को। और पूछा जाए इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कौन चुने गए, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो है, इनका चुनाव किया गया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो संवैधानिक सभा की पहली बैठक कब हुई है भैया, 9 दिसंबर 1946 को हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाते हैं द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहली बात तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे टोटल जो मेंबर्स की संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। पूछा गया है कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन चुने गए थे, वो चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया था, तो चेयरमैन के रूप में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को चुना गया था। ठीक है, अंबेडकर जी को जब ये चुना गया, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा दैट डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है इन्होंने हमारे संविधान को बनाने में। ही वाज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन ऑफ लॉ एट दैट टाइम। चलिए नेक्स्ट आते हैं द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है, यह पूछा गया है। प्रीएम्बल में प्रीएम्बल जो है, जो संविधान कर्ताओं का एम जो है, फिलॉसफी जो है, उनका जो विजन रहा होगा हमारे संविधान को बनाते टाइम, जब संविधान बनाया जा रहा था संवैधानिक सभा के द्वारा, वो दर्शाता है प्रीएम्बल। तो करंट पूछा गया है कि करंट इसका स्टेटस क्या है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका स्टेटस है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। क्लियर है। लेकिन हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, तो उस दौरान पे यहाँ पे लिखे गए जो 5 शब्द हैं, इसमें से ए सोवरेन और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 3 शब्द ही ऐड किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे संविधान में संशोधन हुआ, और एक संशोधन था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए थे हमारे संविधान में इस संशोधन के तहत। और इसी संशोधन के तहत सोशलिस्ट शब्दों को भी ऐड किया गया था, और इसी संशोधन के तहत सेकुलर शब्द को भी ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में। इसके अलावा तीसरा शब्द और है जो प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन उसका नाम है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को भी इसी संशोधन के तहत हमारे प्रस्तावना में ऐड किया गया था। आई होप आपको क्लियर है यहाँ पे ये चीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे मैं जो भी बता रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें मेंशन कर रहा हूं, ये प्रॉपर पीडीएफ हूबहू यही पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे।
और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा। एक और चीज कह दूं, देखो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन अगर आपके कोई मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं FCAT 1 2026 की, तो उनके साथ जरूर शेयर करें, या फिर जो करना चाहते हैं FCAT की तैयारी, उनके साथ जरूर शेयर करें। 31 जनवरी 2026 को पेपर आ गया है, टाइम बहुत कम बचा है, 2 महीने की तैयारी है, इसमें सीरियस हो जाओ। इसमें सीरियस हो गए तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक पाए। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बैच है ये वायु बैच, जिसमें जीके, साइंस, मैथ से लेकर यहाँ पे कवर कराया जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से, कॉन्सेप्ट भी और PYQs भी, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम, प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है, यह पूछा गया है। आसान भाषा में कहें कि ये जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल जो है कहां से बोरो किया है, तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल अमेरिका के संविधान से बोरो किया गया है, अमेरिकी संविधान से बोरो किया गया है, US कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे कि प्रियम्बल में पूछा जाए कि इक्वालिटी हो गया एक शब्द, इक्वालिटी शब्द का इस्तेमाल होता है हमारे प्रियम्बल में, रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल होता है हमारे प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी शब्द का इस्तेमाल होता है ना, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, रिपब्लिक हो गया। तो ये जो शब्द हैं ये कहां से लिए गए हैं प्रियम्बल के अंदर, ये लिए गए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी प्रियम्बल में एक शब्द का इस्तेमाल होता है जस्टिस, न्याय, और वो भी कौन सा जस्टिस भैया, सोशल जस्टिस की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है। इसके अलावा सोशल जस्टिस के अलावा आर्थिक न्याय की बात होती है, इसके अलावा राजनैतिक न्याय की बात होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये जस्टिस शब्द को कहां से बोरो किया गया है प्रियम्बल के अंदर, तो ये बोरो किया है USSR से। ठीक है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल बोरो किया है US कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रियम्बल के अंदर लिखे गए फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, रिपब्लिक, इसके अलावा लिबर्टी भी, ये भी जो शब्द है ये भी कहां से लिया है, ये 4 शब्द जो हैं ये फ्रांस से लिए हैं। क्लियर है ये चीज। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है यहां से भैया, और आपको याद रखने की बड़ी जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो प्रियम्बल की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम प्रियम्बल की हम बात कर रहे हैं, इस प्रियम्बल का प्रस्ताव, या हम कह सकते हैं प्रियम्बल का जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो प्रपोजल रखा था किसने, पंडित नेहरू ने। कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 का इसका प्रस्ताव रखा गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा संवैधानिक सभा के अंदर। संवैधानिक सभा में जब ये प्रस्ताव रख लिया गया तो इसी संवैधानिक सभा ने इसको अडॉप्ट कर लिया, और अडॉप्ट कौन सी तारीख को किया, 22 जनवरी 1947 को किया। जब इसका प्रस्ताव रखा गया था तब इसे कहा गया था, किस नाम से कहा गया था, तब इसे बोला गया था इट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तब ये क्या था, तब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। और जब रिजोल्यूशन था, और जब इसको पास किया गया संवैधानिक सभा के द्वारा, तब इसे क्या बोला गया, तब इसे प्रियम्बल बोला गया। याद रखिएगा कि संवैधानिक सभा में इसका प्रस्ताव रखने वाले, प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाले कौन थे, पंडित नेहरू थे। कौन सी तारीख को रखा, 13 दिसंबर 1946 को रखा। संवैधानिक सभा ने इस प्रस्ताव को कब अडॉप्ट किया, 22 जनवरी 1947 में किया, 1947 में किया। और आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है कहां से बोरो किया है, ये US के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। प्रियम्बल के अंदर लिखे गए
ये जो चार शब्द हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, लिबर्टी, ये कहां से बोरो किए गए हैं? ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। इसी प्रीएम्बल के अंदर लिखा गया जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस है, ये कहां से बोरो किया है? ये यूएसएसआर से बोरो किया है। उम्मीद करता हूं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप अटेम्प्ट मार दोगे। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन विच हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है? भैया अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है कि जब ये लाया गया था, इसका प्रस्ताव रखा गया था, तो उस दस्तावेज का नाम क्या था, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। और यही जो है अडॉप्ट होने के बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बन गया? प्रीएम्बल बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हो जाएगा, उद्देशिका प्रस्ताव हो जाएगा। क्लियर है आई होप यहां पे? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। Which part of the Constitution is called the soul of Constitution? पूछा गया है इनमें से वो कौन सा भाग है हमारे संविधान का जिसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सिर्फ सोल ही नहीं कहा जाता, सिर्फ हमारे संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता, बल्कि इसे हमारे संविधान का दिल भी कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वो क्या है भैया? वो है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, जो कि क्या है? जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है। क्या कहता है ये फंडामेंटल राइट? ये फंडामेंटल राइट कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उसको इन्फोर्स कराने के लिए। ये है अनुच्छेद 32। ये आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपके मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन किसी के द्वारा ना किया जाए। ये इसकी प्रोटेक्शन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने इसको कहा था दैट दिस आर्टिकल 32 विल बी नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इसके अलावा हम ऑप्शंस जरा देख लेते हैं। और ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं मैंने बताया ना, हम सिर्फ यहां आंसर टिक करने नहीं आए हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कराने और कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं। डीपीएसपी भैया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं? ये लिखा हुआ है बेटा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिखी हुई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है। भैया पूछ लिया जाए कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में कब ऐड किया गया था? तो हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 42वें संशोधन 1976 में जब ऐड करी गई, कितनी ऐड करी गई थी? टोटल 10 ऐड करी गई थी। तो अभी कितनी है? अभी 11 है। इसका मतलब है जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में कब ऐड किया गया? 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड करी गई? तो ध्यान रखिएगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000
2 में ऐड करी गई थी। 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, जब 10 से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई थी। अच्छा भैया, ये भी पूछ सकता है, ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट टू एजुकेशन, इसको किस सरकार ने ऐड किया था? तो उस दौरान पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस दौरान पे इसको ऐड किया गया था। पूछा जाए ये जो राइट टू एजुकेशन है कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है भैया आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A है, इसमें बात करी गई है, इसमें बात करी गई है किसकी? इसमें बात करी गई है शिक्षा के अधिकार की। क्लियर है ये चीज? आई होप यहां तक सारी चीज क्लियर है। देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया और उस एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने कितनी सारी चीजें कवर कर ली। इसीलिए मैंने बोला है ये बैच सिर्फ आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, ये आपको आपके एग्जाम के माइंडसेट के हिसाब से आपको जो है तैयार करेगा। एग्जाम का माइंडसेट किसी बच्चे का तैयार हो गया ना कि एग्जाम में हमें क्या पढ़ना है, उसे पता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एग्जाम कैसे तैयार करना है, कैसे 2 महीने में सिलेक्शन लेकर निकल जाना है, तो ये जो है वायु बैच आपको देने वाला है, जो कि कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन 9 पे आते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आई होप आप दे सकते हैं। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, किससे डील करता है? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 डील करता है रिट से। ध्यान रखिएगा, रिट से, है ना। मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 आपके मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को, एज वेल एज आपके लीगल राइट को वायलेट होने से बचाता है। ठीक है ना, वो है भैया रिट्स, है ना। किसके माध्यम से बचेंगे? रिट के माध्यम से बचेंगे। अब पूछा जा सकता है कि ये जो रिट का कॉन्सेप्ट है ये कहां से बोरो किया है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन से हमने बोरो किया है। कितने रिट होते हैं? टोटल 5 रिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भैया एक है हैबियस कॉर्पस है, जिसको हम लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस। इसके अलावा एक रिट है मैंडमस, जिसे हम कहते हैं। एक रिट है क्यो वारंटो, हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा रिट है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन कहते हैं। और जो लास्ट और 5वां रिट है उसे हम क्या कहते हैं? सर्शररी कहते हैं। तो ये हो गए आपके 5 रिट जो कि अनुच्छेद 32 इससे डील करता है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड अंडर। आपसे पूछा है कि ये समानता का जो अधिकार है संविधान के किस भाग में आता है, ये पूछा गया है। तो बताइए भैया ये किस भाग में आता है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये आता है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी के बारे में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 15 है वो बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 है वो बात करता है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स, है ना, समानता होनी चाहिए अवसर में। किसके अवसर में? अपॉर्चुनिटी में, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद जो 17 है ये एबॉलिश करता है किस चीज को? एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को जो है ये एबॉलिश करता है। और जो अनुच्छेद 18 है ये एबॉलिश करता है टाइटल्स को, है ना। यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइटल को नहीं अपना सकता अनटिल अनलेस उसके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो या फिर उसे ऑनररी ना दिया गया हो किसी के द्वारा। ठीक है, तो ये है राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में बात करी गई है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं अब हम लोग।
आइए अगला है, विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ये पूछा गया है आपसे। बताइए भाई। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है भैया? राइट टू इक्वालिटी, अभी हमने बात करी, मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम है ना, आजादी का, स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 में बात करी गई है। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? इसमें से राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल का जो अधिकार है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कौन सा राइट है? ये आपका लीगल राइट की कैटेगरी में आता है। अगर आपको कोई हड़ताल करनी है, स्ट्राइक करनी है, उसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और कब ऐड करी गई थी इसका आंसर आप दे पाएंगे। 42वां संशोधन था, और 42वां संशोधन कब आया था? 1976 में आया था। भाई ये भी बताया था कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी, 10 करी गई थी। और अभी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 हैं। कौन से आर्टिकल में बात करी गई है? आर्टिकल 51A में इसके बारे में बात करी गई है ना। बाकी और भी जो डिटेल्स हैं हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में वहां कवर कर लिया है। चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाई। संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, ये पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जब संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना था, अडॉप्ट हुआ था, उस दौरान पे 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। लेकिन अभी कितने फंडामेंटल राइट हैं? अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। और 7वां जो फंडामेंटल राइट है जिसको हटा दिया गया है, 7th फंडामेंटल राइट है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा के लीगल राइट बना दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 300A के तहत इसको लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। पूछा गया है कि ये जब हटाया गया था 7वां मौलिक अधिकार और लीगल राइट में से डाला गया था, तो वो कौन सा संशोधन था? तो ध्यान रखिएगा, वो था 44वां संशोधन, जो कि कब आया था? 1978 में आया था, 1978 में आया था। और किसकी सरकार ने हटाया? तो ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। उस दौरान पे ये प्रधानमंत्री थे, और जनता पार्टी, पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी हमारे देश में, जनता पार्टी पावर में आई थी, और जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया था। क्लियर है आई होप यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। राज्य द्वारा भेदभाव को कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है, ये आपसे पूछा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी आर्टिकल 15। देखिए कहां पे बात करी थी। अब ये भी अगर आप भूल जाएं अभी का अभी बताया हुआ क्वेश्चन, तो कैसे काम चलेगा? देखिए आर्टिकल 15, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बात करता है अनुच्छेद 15। अच्छा, किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए? रेस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए कोई डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये हैं फैक्टर्स जो आर्टिकल 15 में कवर किए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया मींस, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है बेटा राइट टू वोट, वोट डालने का, मत डालने का अधिकार। और ये अधिकार किस उम्र के व्यक्तियों को मिल जाता है? जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा, संविधान ऑटोमेटिकली मत डालने का अधिकार, राइट टू वोट, उस व्यक्ति को दे देता है। ठीक है, तो एवरीवन अबव 18 कैन वोट। तो ये बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जब हमारा संविधान बना था ना, तो उस दौरान पे 21 ईयर्स हुआ करती थी वोटिंग एज, लेकिन बाद में इसे 21 ईयर्स से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 ईयर कर दिया गया। पहले 21 साल की उम्र होनी चाहिए आपको वोट डालने के लिए, लेकिन बाद में क्या हो गया? 18 साल हो गई ये एज। तो भैया संविधान में संशोधन हुआ होगा। संविधान में संशोधन जब हुआ तो कौन सा संशोधन था? वो था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। 1988 में 61वां संशोधन किया गया और राइट टू वोट में 21 साल से 18 साल मिनिमम एज कर दी गई वोट डालने के अधिकार की। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट अंडर। हमारा भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। और ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 1 है। पहला अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ है ये भारत। ठीक है, इसके अलावा रेस्यूडरी 17th क्वेश्चन है, पूछा गया है रेस्यूडरी पावर इन इंडिया बिलोंग टू। भारत में अवशेष शक्तियां किसके पास होती हैं? बची हुई शक्तियां, अवशेष शक्तियां किसके पास होती हैं? पहली बात तो रेस्यूडरी पावर के बारे में कौन सा अनुच्छेद लिखा गया है? आर्टिकल 248 में बात करी गई है। रेस्यूडरी पावर वो पावर होती हैं जिसके ऊपर जो वो टॉपिक्स होते हैं जो आज तक अनडिस्कस्ड रह गए हैं, जो आज तक अनटच्ड रह गए हैं हमारे संविधान के द्वारा। जैसे कि हमारा जब संविधान बना था उस दौरान पे किसी प्रकार की कोई एटॉमिक एनर्जी नहीं थी। हमारा संविधान बना था उस दौरान पे किसी भी प्रकार का अंतरिक्ष यान नहीं था, मतलब इसरो नहीं था, है ना। हमारा जब संविधान बना था न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी, है ना। हमारा जब संविधान बना था आईटी सेक्टर नहीं था, साइबर क्राइम नहीं था। तो कुछ जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और नए नए कॉन्सेप्ट आते गए, उस बेसिस पे रिक्वायरमेंट पड़ी नए नए लॉ बनाने की, नए टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाने की, जो आज तक जिसके ऊपर कभी बात ही नहीं हुई थी। तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कभी भी हमेशा से अनडिस्कस्ड और अनटच्ड रह गए हैं, जिनके बारे में कहीं पे भी हमारे संविधान में बात नहीं करी गई, अगर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कानून बनाना है तो वो पावर किसके पास होती है? वो पावर केंद्र सरकार के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? स्टेट गवर्नमेंट के पास किन टॉपिक्स के ऊपर कानून बनाता है? स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाता है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो आप लोगों को पता ही है, पार्लियामेंट प्लस स्टेट। यहाँ पे जो संसद है, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। वो कौन सी लिस्ट है? वो है कंकरेंट लिस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची, है ना। तो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसके अलावा यूनियन लिस्ट होती है, उसके ऊपर केंद्र सरकार अकेले कानून बनाती है। इसके अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, हमेशा से अनटच्ड रह गए हैं, उनके ऊपर अगर कानून बनाना है तो वो भी यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी 248 अनुच्छेद के तहत। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव
कौन करता है, ये पूछा गया है आपसे। तो भैया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल करता है। पूछा जाए इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, तो भैया ध्यान रखना इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सारे एमपीज होते हैं। क्यों बोल रहा हूं सारे एमपीज, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपी होते हैं। पहले होते थे नॉमिनेटेड एमपी भी, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीट हुआ करती थी, लेकिन अब वो है नहीं। ठीक है, तो लोकसभा के एमपी होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज होते हैं जो इस निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा एमएलए होते हैं सारे के सारे हर एक राज्य की विधानसभा और केंद्र प्रशासित राज्यों की विधानसभा, है ना। तो वहां उन जगहों के एमएलए होते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं इस निर्वाचन मंडल में जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, पूछ लिया जाए भैया कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो करंट प्रेसिडेंट का नाम तो सभी को मालूम है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पूछा जा सकता है कि ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी से, एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो उस आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? उसका नाम है सेंथल कम्युनिटी। याद रखिएगा, ये सेंथल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और पहली ऐसी ट्राइबल प्रेसिडेंट भी हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। मैं आपको बता दूं, न्यूनतम आयु प्रेसिडेंट के लिए, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा पूछ लिया, इसके अलावा गवर्नर भी है ना, यहाँ पे गवर्नर भी मेंशन कर लो, गवर्नर के लिए भी सेम 35 साल उम्र होनी चाहिए मिनिमम। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि एमएलए विधायक बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, और साथ में लोकसभा का एमपी बनने के लिए कितनी न्यूनतम एज होनी चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा 25 ईयर्स आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि एमएलसी है ना, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए या फिर राज्यसभा का एमपी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30 साल। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए है ना, प्रधान बनने के लिए, पंचायत का मेंबर या म्युनिसिपैलिटीज का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? वहां पे न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। तो ये कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने, आपको ये याद रखनी पड़ेंगी भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिटेल्स जुड़ी हुई मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दिया है। प्रेसिडेंट ना आए तो हो सकता है इनमें से कुछ आ जाए, तो आप टिक लगा पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रेसिडेंट सबमिट्स रेजिग्नेशन टू, जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा किसे देगा? हमेशा उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? अपना रेजिग्नेशन ये राष्ट्रपति को देगा। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है ना, वाइस वर्सा होता है यहां पे, ध्यान रखिए। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आते हैं, डुअल सिटीजनशिप इज अलाउड इन, जो द्वैध नागरिकता होती है वो किस व्यवस्था की विशेषता है? ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए भाई, किस व्यवस्था की विशेषता है ये? तो ध्यान रखिएगा, जो डुअल सिटीजनशिप होती है वो व्यवस्था होती है संघीय की, फेडरल की। ठीक है, वो फेडरल की व्यवस्था होती है। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप, जैसे कि आप देख लो, फेडरल तो भारत भी है, लेकिन भारत जो है, इंडिया जो है, वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। इंडिया अलाउ करता है क्या?
इंडिया अलाउ करता है सिंगल सिटीजनशिप। और ध्यान रखिए, पूछा जाए कि भारत ने एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप कहां से बोरो किया है, तो ये बोरो किया है बेटा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ठीक है, और ये जो फेडरल भैया भारत भी है लेकिन सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है। इसके अलावा फेडरल जो है यूएसए भी है, और यूएसए जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, ये पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयोग को कौन नियुक्त करता है, तो मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने वाला व्यक्ति होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ध्यान रखिए आर्टिकल 324 में यहाँ पे बात करी जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। अच्छा, मैंने वो नहीं बताया आपको, तो वोट की इलेक्शन की बात हो ही रही है, तो राइट टू जो वोट है, राइट टू वोट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये कौन से आर्टिकल का हिस्सा है, आर्टिकल 326 का हिस्सा है। पूछ लिया जाए करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अभी बड़े न्यूज में है, बिहार चुनाव और तमाम प्रकार के जो चुनाव हुए हैं न्यूज में बने रहते हैं जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं तो कहूंगा कि प्रेसिडेंट को आंसर से ही हटा दो, है ना, समझने वाले समझ सकते हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति हैं जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है ना, तो पूछा गया है कैग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो कैग की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, इसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ये भी पूछ सकता है, ये जो कैग होता है, कैग जो होता है ये कौन से अनुच्छेद में बात हो रही है इसकी, तो इसकी बात होती है आर्टिकल 148 में। ठीक है, कैग के इस बारे में बात होती है। पूछा जाए ये जो कैग है इसका टेन्योर कितना होता है, तो इसका टेन्योर होता है 6 साल, और टिल ही और शी अटेन्स एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो ध्यान रखिएगा इसका टेन्योर क्या होता है, इसका टेन्योर होता है या तो उसका टेन्योर जो है 6 साल पूरा हो जाए या फिर उसकी एज 65 साल हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वही कैग का टेन्योर कहलाया जाएगा। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यहां पे भी सेम इसका टेन्योर होता है। यहां पे लिख देता हूं, नोट्स में आपको मिल जाएगा, सेम एज कैग, सेम एज कैग होता है इसका टेन्योर। यहां पे भी बात होती है कि 6 साल पूरा हो जाए या 65 साल उसकी उम्र पूरी हो जाए, जो भी पहले होगा वो जो है उसकी एज हो जाएगी, वो जो है उसका टेन्योर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस चीज के बारे में तो जरा देख लेते हैं, बता देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति है वो 57 ईयर्स का है, 57 ईयर्स का है, तो पहले क्या होगा, पहले उसके 6 साल पूरे होंगे या उसकी एज पहले 65 साल पूरी हो जाएगी, तो उसके 6 साल पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पे जब 6 साल पूरे होंगे तो वो हो जाएगा 63 ईयर्स का, और यही इसका टेन्योर होगा। 63 ईयर्स की एज में वो रिटायर हो जाएगा। और मान लो वो व्यक्ति है भैया 62 ईयर्स का, तो यहाँ पे इसके अगर 3 साल जैसे ही जोड़ोगे तो उसकी एज हो जाएगी 65 ईयर्स, और 3 साल में ही वो व्यक्ति क्या कर जाएगा, रिटायर कर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइन का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्ति होती है वो नियुक्ति कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा करी जाती है,
प्रेसिडेंट के द्वारा उनकी नियुक्ति भी करी जाती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो हाई कोर्ट के जजेस भी होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो अपॉइंटमेंट है, किसका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जजेस। ये अपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से बोरो किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बोरो किया गया है यूएसए से। तो ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जजेस हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए। अपॉइंटमेंट के साथ साथ रिमूवल भी अगर आप जोड़ लो तो कि कैसे इन न्यायाधीशों को रिमूव किया जाएगा, तो ये रिमूवल का कॉन्सेप्ट भी कहां से बोरो किया गया है? रिमूवल का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से ही बोरो किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड टू सिक्योर पर्सनल लिबर्टी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कौन सी रिट जारी होती है? ये आपसे पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? इसके लिए हेबियस कॉर्पस जारी किया जाता है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति ने अवैध रूप से जो है बंदी बना लिया है, जेल में डाल दिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो उसके लिए हेबियस कॉर्पस आप जो है फाइल कर सकते हैं। और ये जो पर्सनल लिबर्टी है, ये पर्सनल लिबर्टी के बारे में आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है। ठीक है, इसके लिए कौन सा रिट इशू हो सकता है? हैबियस कॉर्पस हो सकता है। इस रिट को कौन इशू कर सकता है? इस रिट को सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है एज वेल एज हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। तो यहां लिख देता हूं, इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कौन सा? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। अगर आपको किसी व्यक्ति ने इल्लीगली डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो जुडिशरी उसको ऑर्डर देता है कि हमारे सामने 24 घंटे के अंदर अंदर इसको हमारे सामने पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आई होप यहां पे आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी है? लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो ध्यान रखिएगा, वो 550 है। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बता दो, तो भैया ध्यान रखना, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? वो होती है 250। लोकसभा की होती है 550। याद रखिए ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, राज्यसभा मेंबर रिटायर एवरी। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय में सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के 1/3 मेंबर कितने साल में रिटायर हो जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं राज्यसभा के। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा को हम लोग कहते हैं बेटा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जा सकता है, कभी भी डिसॉल्व ना होने वाला हाउस है ये राज्यसभा। इसके अलावा ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है और राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, 27 तक क्लियर है। यहाँ पे 28 क्वेश्चन पे आते हैं, आइए। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन। जो मनी बिल होता है केवल कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? हमेशा कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर। और मनी बिल के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात होती है? मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में बात करी जाती है। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी बिल होते हैं, जैसे कि मनी बिल के अलावा भैया हमारे पास ऑर्डिनरी बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल जो है कौन से आर्टिकल में बात करी गई है? 107 में बात करी गई है। इसके अलावा एक बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, संविधान में संशोधन के लिए एक बिल होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई है? तो आर्टिकल 368 है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बजट इज प्रेजेंटेड इन, बजट कहां प्रस्तुत किया जाता है? जैसे मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के अंदर, वैसे ही बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले कहां पे? लोकसभा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा? लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता करता है स्पीकर। और कभी अगर स्पीकर ना हो अवेलेबल तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर करेगा। और अगर कभी डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों नहीं हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा वन ऑफ दी सीनियर मोस्ट मेंबर। किसका? वो भी ऑफ लोकसभा का, है ना। लोकसभा के कुछ सीनियर मेंबर में से एक व्यक्ति जो है उसकी अध्यक्षता करेगा, अगर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो। क्लियर है? तो ये थे हमारे इंडियन पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस, जिससे सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया। और एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास में 30 क्वेश्चंस, पॉलिटी की इस क्लास में हमारे 30 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। 60 क्वेश्चंस के बेंचमार्क में पहुंच चुके हैं। और इसको सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू मत देखो, क्वेश्चन की नज़र से ना देखो, क्वेश्चन के साथ साथ हमने बहुत सारी तमाम चीज़ें उसके आसपास की, उसका अगला उसका पिछला सब चीज़ जानी है, उसका बैकग्राउंड जाना है। हमने हर एक ऑप्शन को स्टडी किया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने यहां पे किए हैं। ठीक है, कोई भी YouTube आप उठा लेना, YouTube आप उठा लो और वहां पे देख लेना, खंगाल लेना, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट को खंगाल लेना कि वहां कितनी ऑनलाइन में पढ़ाई होती है और कितना हंसी मजाक होता है। यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट, ये बैच वो है जहाँ पे आपको ध्यान ये नहीं कहा जाएगा कि आप इंस्टाग्राम चले जाइए, फेसबुक चले जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगी। भैया आप टेलीग्राम में PDF के लिए जाते हो तो सोशल मीडिया में पहुँच जाते हो, चटियाने लगते हो। तो ये नहीं, यहाँ पे आपको इंडल्ज होना है सोशल मीडिया में। ये बैच सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाया गया है। 2 महीने के अंदर अंदर कैसे सिलेक्शन दिलाना है ये वायु बैच आपको सिखाएगा, कोई नहीं सिखा सकता। खंगाल लेना, 10 चैनल खंगाल लेना, वहां पे 1 घंटे की क्लास होगी, 30 क्वेश्चन करेंगे। मजाक नहीं कर रहा, ये 30 क्वेश्चन ये लोग 2-2, 3-3 घंटे में कंप्लीट कराएंगे। 1-2 घंटा तो बात करने में, हंसी मजाक करने में चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। 2 महीने आपको, मैंने आपको शुरू में कहा था, 2 महीने का आपसे डेडिकेशन, आपसे कंसिस्टेंसी चाहिए। सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। मिलते हैं हमारे लेक्चर 3 में वेडनेसडे को नए टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखें, PDF को डाउनलोड कर लें। ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन से प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों।